सो स्टूडेंट्स, ये अपना लास्ट चैप्टर है और लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़। EDIM का ये लास्ट टॉपिक है। सो स्टार्टिंग अप स्ट्रेटजीज़ के मतलब ये है कि जब भी हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वी नीड अ परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। तो बिज़नेस स्टार्ट करते समय हमें नॉर्मली 3 स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहिए। यदि आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और या आप फ्यूचरिस्टिक एंटरप्रेन्योर हैं या पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको इन 3 स्ट्रेटजीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए। पहला आता है ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी। ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी थोड़ी सी चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर बॉटम तक सब कुछ काम आपको करना है। ये जो स्ट्रेटजी है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ओरिजिनेट हुई थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब वो लैंड बिल्कुल सूखी बंजर थी जहाँ पे कुछ नहीं था, और उसने आने के बाद उस पर हरियाली या अपना बिजनेस सेटअप किया। तो यही कंसेप्ट ग्रीन फील्ड में चलता है कि इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर या पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, तो आप खुद से अपना कोई आइडिया लगा के बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ये आता है आपका ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी। दूसरी आती है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड भी ग्रीन फील्ड की तरह ओरिजिनेट तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही हुई थी, बट फ़र्क इतना आ गया कि यहाँ पे लैंड और थोड़ा सा एरिया डेवलप है और आपने अपना बिल्डिंग खड़ी करी। दैट मीन्स ऐसी कोई कंपनी जो पहले से लग चुकी थी, नहीं चल पा रही है, अब आपने उसको एक्वायर कर लिया और आपने उस एक्वायर कंपनी के बेसिस पे अपना बिजनेस जो है स्टार्ट शुरू कर दिया। दैट इज़ ब्राउन फील्ड। तीसरी आती है एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर है तो वही पॉइंट कि आप किसी ऑलरेडी प्री एस्टेब्लिश्ड या एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर लें, पर फ़र्क क्या आ गया, एक्विजिशन के अंदर कंपनी जो होगी वो पोटेंशियल ग्रोथ वाली कंपनी होगी, यानी मार्केट में थोड़ी सी स्टेबल होगी, चांसेस ऑफ ग्रोथ उसके हाई होंगे या ज़्यादा होंगे, और आपने उस कंपनी को एक्वायर किया और उस रनिंग बिजनेस को ही आपने और आगे रनिंग करी। दैट इज़ एक्विजिशन स्ट्रेटजी। अब डिपेंड आपको ये करता है एज एन एंटरप्रेन्योर कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। एक्विजिशन स्ट्रेटजी वो लोग फॉलो करते हैं जिनको रिस्क कम चाहिए, जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता कम है, और ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड स्ट्रेटजी वो यूज़ करते हैं जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं और इनको पता है कि हम हाई रिस्क लेके हाई गेन कर सकते हैं। तो अभी आपको देखना है कि आप कौन से एंटरप्रेन्योर हैं। क्या आप हाई रिस्क में आते हैं जो गेन ले सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो आप ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड लेंगे, और यदि आपको लगता है कि नहीं हम रिस्क लेने की कैपेबिलिटी में नहीं है, तो आप एक्विजिशन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। जब आप अपना एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको डिफरेंट पर्सनस के साथ की डीलिंग होती है। तो सबसे पहले जो डीलिंग होती है वो होती है आउटसाइड द वर्ल्ड, क्योंकि आपको आउटसाइड के लोगों से काम ज़्यादा है। आउटसाइड की बेसिस पर ही आप अपने यहाँ इंटरनल रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं। तो पहले आप आउटसाइड द वर्ल्ड जा रहे हैं। आउटसाइड द वर्ल्ड का मतलब ये ऐसे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट में क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है, मार्केट साइज़ क्या है, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन में आते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है? इसका फ़ायदा मिल रहा है कि आपको ऐसे एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस मिल जाती है जो ऑलरेडी मार्केट में प्री एस्टेब्लिश्ड हैं और जिन्होंने मार्केट को देख रखा है, एनालाइज कर रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से आउटसाइड पर्सन से आपका इंटरेक्शन होता है। पहला होता है आपका कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन होता है? ये वो पर्सन होते हैं जो प्रोफेशनल हैं और एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। इनके पास डेप्थ एनालिसिस होता है और हर एक फ़र्म के बिहाफ पे ये उनकी फीजिबिलिटी स्टडी, यानी ये फ़र्म चलेगी या नहीं चलेगी, और उस इंडस्ट्री के एनालिसिस को ये डेप्थ में एनालाइज करते हैं। जैसे जो SSI के मैनेजर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिवनेस रहे, और इन कंसल्टेंट के बेसिस पे वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करते हैं। कोई भी एक कंसल्टेंट किसी भी SSI इंडस्ट्री
कि डेवलप होने और नहीं होने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि स्टार्टअप फेस, जो सबसे मुश्किल फेस होता है, उसको भी ईजीली गो थ्रू होने के लिए आपको कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए। अब यदि एक नई फर्म है और उसको किसी की हेल्प चाहिए और एडवाइस चाहिए ताकि वो एक बड़ी फर्म बन सके, तो उसको अपने यहाँ पे हाईली ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। एम्प्लॉयज़ का मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, एक्सपर्ट होंगे अपने अपनी फील्ड के। बट इतने लोग उनको मिल नहीं पाते क्योंकि दे चार्ज मोर मनी, क्योंकि आपका इंटरेक्शन अभी बहुत कम है मार्केट में। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इस फर्स्ट फेज़ पे अंदर गो थ्रू हों, तो आपको इन कंसल्टेंट की मदद लेनी पड़ती है। देन दूसरा आता है आपके कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो फ्रीलांसर होते हैं और कंसल्टेंट की तरह ही ये फ्री और इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पीपल्स होते हैं जिनको एक एंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हायर करता है और उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर या तो वो फ्री कर दिए जाते हैं, या यदि आपके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जो उनसे ही रिलेट करता है तो आप उनको वापस अपने यहाँ पे हायर कर लेते हैं। देखिए, एक फ्रीलांसर और एक एम्प्लॉयड पर्सन में यही फ़र्क है। यदि आप अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो आप उसके ऊपर पूरा ऑथराइज्ड है कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, यानी बार बार आप उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहते हैं। पर जो फ्रीलांसर होता है, जो इंडिपेंडेंट है और एक्सपर्टाइज है, उसको इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो अपने काम को एक एम्प्लॉय के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। एडवांटेज क्या है? अब जैसे अपने कॉन्ट्रैक्टर को रखा है तो पहली बार सारे खर्चे वो पे करेगा, जितने भी उसमें जितना भी एक्सपेंसेस वो करेगा उस प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस वो बियर करेगा। हर एक टैक्स के लिए वो लायबल है लीगली। सभी सोशल सिक्योरिटीज़, मेडिकल क्लेम्स, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़, और जो हमने पहले कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था विच इज़ स्टैचुरी ऑब्लिगेशंस मैंडेटरी है, वो सब कुछ वो अपने एम्प्लॉयज़ को देगा। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब इनसे क्या डीलिंग कैसे की जाए? सबसे पहले तो इनको प्रेशराइज़ मत करिए किसी भी काम को, प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए। दूसरा, उनके साथ लाइसेंस और इनके साथ बॉन्डिंग ये ज़रूरी है कि मेंटेन रखें। टाइमली उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट प्रेशराइज के साथ आप काम की रिपोर्ट नहीं ले सकते। और इनसे ही आप क्या है अदर लोगों के रेफरेंसेस भी मांग सकते हैं जो इनके कॉन्टैक्ट में है, ताकि आपके भी कॉन्टैक्ट्स जो है, नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट बढ़ जाए। फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है, थोड़े कम नॉलेजेबल हैं इन कंपेरिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। ये भी क्या है, अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स के हिसाब से काम करते हैं। जैसे आपके प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, अदर ट्रेडर्स, एजेंट्स, ये भी आपके हिसाब से काम करते हैं। ये भी इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको उनके साथ जोड़ना है तो आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और जब भी आप इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साथ राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये कई कंपनी के साथ जुड़ के अर्निंग और चीज़ों को एक साथ चाहते हैं। ये एक बार में एक प्रोजेक्ट फोकस नहीं करते, ये चाहते हैं कि हम कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ ले लें। तो इसलिए कई बार क्या है, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट के साथ। देन आता है एडवाइज़र्स। एडवाइज़र्स वो पर्सन है जो स्टार्टअप को स्टार्ट करके, हायर करके एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं विद दिस एडवाइस। तो ऑब्वियसली बात है, एडवाइज़र कौन होगा? जो कि नॉलेजेबल होगा और एक्सपर्ट होगा। ये मैनेजर्स के साथ नॉर्मली डीलिंग करते हैं। इनकी कोई पहली बात कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि अगर उन्होंने कोई एडवाइस दी और आपको सूट नहीं करी और आपको कोई नुकसान हो गया तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज ही इज़ जैसे ना एडवाइज़र। वो आपको एक एडवाइस दे रहे हैं।
अब उस एडवाइस को फुलफ़िल करना नहीं करना ये आपके खुद की कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है। पर ये बात श्योर होती है कि एडवाइज़र जो होता है वो फुल्ली एक्सपर्टाइज होता है और बिज़नेस को अच्छी तरह रन करवा सकता है विद हिज एडवाइस। अब एडवाइज़र कोई भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई लॉयर भी हो सकता है, कोई सीए भी हो सकता है। नॉर्मली कुछ बिजनेसमैन्स जो होते हैं वो भी एडवाइज़र का काम करते हैं। वो फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स को भी एडवाइस देते हैं ताकि उनके बिज़नेस भी आगे बढ़े, तो आप उनसे भी राय ले सकते हैं। इसके अलावा जो एडवाइज़र होते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो मनी रेस करने की जो सिचुएशन होती है उसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। देन लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये वो लोग हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं और चाहते हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाए, क्योंकि इनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है। ये थोड़ा वेट करते हैं। इनकी आदत क्या है, इन्वेस्ट करने के बाद ये तुरंत गाइड करना शुरू नहीं करते। ये पहले वेट करते हैं कि आपकी खुद डिसीजन मेकिंग क्या है, और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ वो आपको गाइड करना शुरू करते हैं जब उनको लगता है कि इनका जो फंड है या मनी है ये बहुत रिस्क पे आ गई है, तब ये आप यहाँ जुड़ते हैं और आपको अपनी एक्सपर्टाइज तरीके से आपको उस रिस्क की जोन से निकाल के लाते हैं। देन आते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट यहाँ पे हम वेंचर कैपिटल को लेके चल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि कई सारे वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं जो ऐसी कंपनीज फेज़ में 5 से 7 सालों के लिए पैसा लगाती हैं, तो ये वेंचर कैपिटल्स हैं अकाउंटेंट। ये एक टीम के तौर पर भी काम कर सकते हैं और आप इनको देखें, एक सिंगल एडवाइज़र के कंपैरिजन में ये पूरी टीम आपके लिए ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो सकती है। अब इसके अंदर आप लॉयर, कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, इन सब के साथ मिलके एक टीम बना सकते हैं और जब भी आपकी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से ये लोग आपको बाहर निकाल के लाते हैं। दे आर द अकाउंटेंट। फिर आता है अटर्नी। अटर्नी जो होती है नॉर्मली ये वो पर्सन्स हैं जो आपके बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। आप सामने नहीं आते बट आपके बिहाफ पे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे कौन से पर्सन को आप ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि जो आपके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करें, ये आपका बहुत बड़ा एक डिसीज़न है। क्योंकि अटॉर्नी का मतलब ये है कि द पर्सन हु डील्स इन कंपेरिजन विद यू, तो आपको उस पर सबसे पहले बिलीव होना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी खर्चे हो रहे हैं आपकी कंपनी के बिहाफ पे, वहाँ ये माना जाएगा कि आप ही उस सभी खर्चों को डील कर रहे हैं। जो डिसीजंस ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं। बट ये सिर्फ आपको पता है कि आपने के बिहाफ पे कोई और पर्सन है जो अटॉर्नी के तौर पे आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अटॉर्नी को रिक्रूट करते समय या किसी पर्सन को अटॉर्नी देने से पहले आप कई सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। लीगल या लॉयर से इस बारे में बात कर सकते हैं कि किसी पर्सन को अटॉर्नी देने से पहले क्या क्या लिमिटेशंस आपके पास होनी चाहिए और कितनी अथॉरिटी उसको देनी चाहिए। ये सारी बातें आप एक लॉयर से, सीए से, कंपनी सेक्रेटरी वालों से, इनसे आप बात करके अपने आप को मेक श्योर करिए, अश्योर कर लीजिए। उसके बाद ही अटॉर्नी का डिसीज़न आप लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका EDIM का कोर्स ख़त्म होता है। आई होप आप इन सब वीडियोस को देखेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है आप डेफिनेटली पूछ लीजिए, बट पहले आप इन सबको ढंग से पढ़िए। थैंक यू।